चलो सॉरी, पहला पर्सनल प्रोनाउन के अपन देख रहे हैं, तो जितने भी पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स है ना वो देख रहे हैं, फिर एक एक करके सबके रूल्स देखेंगे, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन आपने हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी जो तीन केस होते हैं ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव पहला, दूसरा अपना ऑब्जेक्टिव, तीसरा अपना पॉजेसिव, ये तीनों केस अपने किस में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट जो अपन देख रहे हैं वो अपन पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स देख रहे हैं। पहला रूल मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव केस कहाँ इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्टिव केस कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट में। और जो पॉजेसिव केस है लिखिएगा पॉजेसिव केस का इस्तेमाल जो होता है वो प्रोनाउन में होता है। ठीक। अब अगर इसे स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से कहां देखने को मिलेगा, तो देखो अपने जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आती है मेन वर्ब, फिर उसके बाद आता है प्रोनाउन, फिर उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ये अपना इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है। किसी भी इंग्लिश में अगर सेंटेंस में लिखना है आपको, कोई भी सेंटेंस लिखना है तो वो किसके आधार पर लिखा रहता है, इसके आधार पर। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका सब्जेक्टिव केस है ना वो हमेशा कहाँ आता है बेटा, यहाँ। कौन सा केस आता है इसमें, सब्जेक्टिव केस। क्लियर है चीज। तो सब्जेक्टिव की जो जगह है वो कहाँ है, सबसे आगे। ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव केस की जो जगह है वो ऑब्जेक्ट में है, यानी सबसे लास्ट। क्लियर है। और जो आपकी प्रोनाउन की जो जगह है ना वो, यानी सॉरी, पॉसेसिव केस की जो जगह है वो कहां पर है, प्रोनाउन पे। वो आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है ये चीज, ये लिखो। अरे लिखना भी है, साथ साथ लिखा करो। ये मैंने स्ट्रक्चर इसलिए बताया है आपको जिससे आपको जगह समझ में आ जाए। तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ना सेंटेंस का वो ऐसा कुछ होता है। और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि सब्जेक्ट का स्थान जो है वो सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव का स्थान ऑब्जेक्ट में, पॉसेसिव केस का स्थान जो है वो प्रोनाउन में। तो आपको ना ये ध्यान रहेगा, जो मैंने टेबल आपको लिखवाई है, टेबल में मैंने उसमें लिखवाया आई वी यू टी शीट वगैरह, वो यहाँ आएगी। मी अस यू हिम हर इट और देम वो यहाँ आएगा। माई आर योर योर्स हिज हर इस वगैरह वो यहाँ आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तो ये फर्स्ट रूल, सेकंड रूल एंड थर्ड, ये पूरे रूल्स चल रहे हैं। और इन तीनों रूल को कंपाइल करके मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर के फॉर्म में बता दिया, ठीक है। चलो हो गया क्या, लिख लिया। अब रूल नंबर 4, समझते भी चलना और लिखते भी चलना। रूल नंबर 4, देखिए एक वर्ड सुना होगा आपने, लैट, है ना, देखा तो होगा सेंटेंसेस में। इसके बारे में कुछ बात मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ना आपको, अगर जैसा आपको कुछ मोटा मोटा बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। हमारा वाक्य की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से, और एंड किस पर होता है, ऑब्जेक्ट। अब समझने वाली बात यह है कि आगे जो इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं वो कौन कौन से। आई लिखना नहीं है, ये चीज नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। आई वी यू, और क्या आता है, ही, यहाँ पर फीमेल के लिए आता है शी, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है अपना इट, और यहाँ क्या आता है अपना थिंग। मैंने ऐसी टेबल बनवाई है आपको। और जो पीछे इस्तेमाल होता है यानी ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है, तो आई यदि पीछे जाता है तो वो क्या बनता है, बी। वी जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो वो बनता है अस। लेकिन यू कभी चेंज नहीं होता, यू सब्जेक्ट में भी यू है और ऑब्जेक्ट में भी यू।
ही जब पीछे जाता है तो क्या बनता है, हिम। शी जब पीछे जाता है तो वो बनता है हर। वेरी गुड। और इट अगर पीछे जाता है तो it। और दे जब पीछे जाता है तो वो बनता है। आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, इन्हीं को आप कौन सा केस कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये आपका कहलाता है सब्जेक्टिव केस, और ये जितने भी हैं आपके, ये सब कहलाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब ये बातें क्यों बताई, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब सुनिए, कभी भी ये जो लेट है ना, ये लेट सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, और ये लेट सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, और लेट जो है वो सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? ये अपना जो है वो सेंटेंस का क्या एक स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग और लास्ट में ले लिया। कुछ बताना था मुझे, क्या बताना था कि जो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे है, ये अपने सब्जेक्टिव केस है जो कि सब्जेक्ट में आते हैं, जो ऑलरेडी मैं पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट बता चुका हूँ। दूसरी चीज मेरे को ये बताना था कि ऑब्जेक्टिव केस ये है जो कि ऑब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। लेकिन अब रीजन क्या है, देखो, लेट सेंटेंस में आपकी शुरुआत में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, और बीच में भी आ सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज आपने ये ध्यान रखना है, जब कभी भी लेट आएगा, चाहे वो आगे आए, चाहे वो पीछे आए, चाहे वो बीच में आए, हमेशा ना उसके बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे यहां मान लीजिए मैंने कहा कि लेट के बाद आए लगा दिया, तो लेट के बाद ये कौन सा केस कहलाता है भाई, सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट कहलाता है। मैंने कहा कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और मैंने क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। नहीं, लेट के बाद आई ना आकर के आना चाहिए था। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया है लेट ही, और ही जो है वो कौन है, सब्जेक्ट है, लेकिन लेट के बाद आता कौन है, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, बात समझ में आ रही है? तो हमेशा, चाहे वो वाक्य के आगे आए, चाहे उससे वाक्य शुरू हो, चाहे उसमें वाक्य अंत हो, हमेशा ध्यान रखना लेट के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट ही आता है। डन है? इतना लिखना, लिखिए। ये नहीं लिखना है आपको, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने, सिर्फ उतना ही लिखना। ईजी करके लिख लेना, एग्जाम्पल चाहिए तो ईजी डॉट करके लिख लो, इससे समझ में आ रहा है। उसके बाद रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखो, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस अगर आपका किससे शुरू होता है, या तो इट इज से, या इट वॉज, इट इज, इट वॉज, तो हमें यहाँ ऐसा महसूस होता है कि क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इट क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब नहीं आया तो ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, इट इज या इट वॉज से, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो किसी की तरफ क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। जब आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं तो उस सेंटेंस को किससे शुरू करते हैं, इट इज और इट वॉज से। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, हमें ऐसा लगता है कि जिसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आता। इट इज और इट वॉज से शुरू होने वाले वाक्य में हमेशा इसके बाद कौन आता है भाई, सब्जेक्ट। क्लियर है ये चीज? अब ये पॉइंट आउट करने वाली बात कौन सी है, जैसे मैंने कहा कि ये वही लड़की है जिसने मेरिट में पास हुई है, जिसका जो है मतलब काफी अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं उसने, ये वही लड़की है, ये वही लड़का है, ये वही डॉक्टर है जिसने 10 घंटे की सर्जरी की। ये जब इशारा बोलते ना, ये वही सर है, या वही मैडम है, या वही टीचर है, या वही पायलट है, या वही सैनिक है, ये पॉइंट आउट करना होता है। तो ये पॉइंट आउट करते हैं ना इस दौरान, तो हमेशा सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, इट इज और इट वॉज। और जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत इट इज और इट वॉज से करते हैं, इसका मतलब है पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इट इज और इट वॉज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा आना चाहिए, जैसे हमें ऐसा लगता है कि इट इज, मैंने लिख दिया हिम, तो क्या हिम आना सही है, हिम नहीं आए।
मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कौन आना चाहिए भाई, सब्जेक्ट। तो हिम नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, कुछ अटपटा सा लगेगा लेकिन होता ऐसे, इट इज ही, ये वो है, ऐसा करके हम बताते हैं। अगर मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ कि भाई वो तो मैं था जो ये सब काम कर गया, सो इट इज मी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इट इज आई होना चाहिए। एक चीज और बताना है मुझे, रुकिएगा 2 मिनट। अब इसके बाद दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना, मान लीजिए कि सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद ना हु आए या विच आए, जरूरी नहीं है लेकिन अगर ऐसा आता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इसके हिसाब से, जैसे मैंने कहा इट इज ही के बाद यहाँ हु आया, अगर यहाँ कोई इंसान है तो हु आएगा, नॉन लिविंग थिंग है तो विच आएगा, हाँ विच आएगा, क्लियर ये चीज। तो मैंने क्या बोला, इट इज ही, और यहाँ जो हु और विच का जो मतलब है ना वो है जो, दोनों का मतलब जो है, लेकिन ये वाली जो चीज लगती है वो नॉन लिविंग थिंग। एक काम करो, ये सिर्फ इंसान के लिए लगती है, मनुष्य के लिए लगती है, मनुष्य को छोड़कर जीव जंतु जानवर जो भी है, पेड़ पौधे नदी नाले पहाड़ पर्वत, सबके लिए क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। इतना समझ में आया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ही आना चाहिए। अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, मुझे बताइए, यहाँ पर आर दिया है और इज दिया है, तो आपको ये देखना है कि जो इज ही है इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ लगता है इज। बात समझ में आया। दूसरा एक और चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा वो तो मैं था, तो यहाँ मी आएगा या आए आएगा, आए आएगा। ऑब्वियसली क्यों आएगा, क्योंकि जस्ट मैंने अभी कहा आपको कि कभी भी सेंटेंस अगर इससे शुरू होता है तो हमेशा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आना चाहिए, मतलब कौन आना चाहिए आपका, आए। मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कौन आना चाहिए, आए आना चाहिए। ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया सब्जेक्टिव केस। अब इसके बाद आए कोई मनुष्य है, यानी मैं मनुष्य हूँ, तो मैंने आपको कह दिया यहाँ पर क्या आएगा, हु। और अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई जीव जंतु जानवर वगैरह के बारे में बात कर रहे होते तो वहां पर भी चल जाता। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी चीज ये ध्यान रखना, यहाँ पर इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। तो मेरी बात सुनो, यहाँ कौन है, तो भाई आई के साथ ना ही इज आता है और ना ही आर आता है, कौन आता है, ये बात समझ में आई। अब आपको पढ़ने में बहुत अजीब लगेगा, इट वॉज आई हु एम, ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन होता है ऐसे ही। बात समझ में आई। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर कभी किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करके हम कोई बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इट इज और इट वाज से सेंटेंस को शुरुआत करना है। दूसरी चीज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट आना चाहिए। तीसरी चीज हु और विच के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो जो सब्जेक्ट आया उसके हिसाब से आना चाहिए। बस इतना सब। पॉइंट आउट मतलब ये वो लड़का है, ये वो लड़की, इस तरीके से लिखिएगा। सिर्फ रूल वैसे वो इसको लेकर है, सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन वो चीज वो एक्सप्लेनेशन करना चाहिए था उन्हें, उन्होंने किया लेकिन ये ऐसा रूल होता है। इसलिए मैंने आपको फुल बताया है, कोई भी कमी नहीं है इसमें। कभी आपको कोई भी सेंटेंस अगर जैसे आपको इट इज और इट वाज से दिखे, आप तो सीधा समझ जाओ कि भैया वहां पर सब्जेक्ट आना चाहिए, पहली चीज। दूसरा वो जो हेल्पिंग वर्ब हु और विच के बाद आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, जो आपने सब्जेक्ट लगाया है तो हमें ये लगाते हुए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अजीब लग रहा है।
क्योंकि हमने हु के बाद अगर एम लगाया तो कुछ अजीब सा लगता है, हु के बाद इज हमें ऐसा फील होता है कि इज आना चाहिए, आर आना चाहिए, बट एम तो कभी नहीं लगता। बट हमें इतना ध्यान रखना है कि हु और विच के बाद जो इज एम आर जो भी आ रहा है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वो किसके हिसाब से आ रही है आपकी, जो हु के पहले सब्जेक्ट आ रहा है ना उसके हिसाब से। ये बहुत प्यारा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? रूल नंबर 5, 5 रूल हो गए। ठीक। अब रूल नंबर 6, इनके सबके एग्जाम्पल में कराऊंगा तो ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि छोटे छोटे रूल है, तो अब इनके क्या अपन एक कराते हुए चलो, तो पूरे पर्सनल प्रोनाउन अपन निपटा देते हैं, पूरे कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद पूरे इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा, या तो आप बोलेंगे तो ऑप्शन में दे दूंगा, ऑप्शन बोले तो स्लैश करके दे दूंगा, और या तो फिर अपन कर मैं आपको एरर दे दूंगा जिसमें ऑप्शंस नहीं दूंगा। जब ऑप्शंस नहीं मिलेंगे तो आपको खुद ही फाइंड आउट करना है, जैसे आपकी इच्छा होगी वो मुझे बता देना। देखो रूल नंबर 6 क्या कहता है, आ, कभी भी ना एक स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर को समझिए। कभी आपको ऐसा दिखाई एज डैश एज, सुनना मेरी बात को, ठीक है, या फिर आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे, सो डैश एज, ये दो स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो इसके बाद ना हमेशा और ये ना अमूमन सबसे ज्यादा लास्ट में दिखाई देते हैं, मतलब वाक्य के लास्ट में दिखाई देते हैं, जहां ऑब्जेक्ट आता है ना उस साइड में दिखाई देते हैं, क्योंकि होता ही ऐसा है कि ये वहां पर ही दिखते हैं, आता ही वैसा ही, मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन कभी भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे, पहली चीज तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। एक स्ट्रक्चर ये, तो इसका जो अर्थ होता है ना उसे कहते हैं उतना, ब्लैंक, जितना। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब अपन सो ब्लैंक एज लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है जैसा और वैसा। ये रूल में नहीं है, रूल में ये, ठीक है, लेकिन ये मैंने लगा दिया क्योंकि ये भी वही चीज फॉलो करता है। मान लो इन फ्यूचर कभी आ जाए तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन को भाई वो चीज आती नहीं है। तो ये दोनों वैसे सेम है, बट थोड़ा सा अंतर पड़ता है कि यहाँ पर सो आ गया, वहां पर। और हिंदी अर्थ समझ में आया क्या हुआ? हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ना सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, और जब सेंटेंस के लास्ट में आएंगे तो लास्ट में कौन आता है अपना, ऑब्जेक्ट आता है। ये बात क्लियर है? तो वैसे हम ये समझते हैं कि इनके बाद आने वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल में दूं, उसके द्वारा जब समझना ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा शी इज एज फेयर एज, बात समझ, शी इज वो है उतनी गोरी, यानी सब गोरी, समझ में आ रही है बात? तो बस उतनी गोरी, सफेद गोरी, जो भी आप कहेंगे, उतनी गोरी है जितनी, उतनी गोरी जितनी वो कोई लड़की होगी उसकी तरह। बात समझ में आ रही है? तो वो है उतनी गोरी जितनी वो, एक लड़की है, मैंने कहा ये उतनी गोरी है जितनी ये। ऐसा हम जब कहते हैं ना, बराबरी बताते हैं किसी की, है ना, तो बराबरी जब हम बताते हैं कि भाई ये उतना है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अब देखो ये कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है ना, ये सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट गलत है, यहाँ हर नहीं आना चाहिए था बेटा, यहाँ आना था। अब ये भी ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली आता ही ऐसा है, करना ही ऐसा है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कौन आता है यहाँ पर, सब्जेक्ट। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन ऐसा है, इसीलिए मैंने उसको तुरंत ही एग्जाम्पल के साथ समझाया तो ज्यादा बेहतर लगेगा।
पीछे जाना, ठंड लग रही है क्या? पहले वहां से फिर वहां से वहां, फिर धीरे से वहां, फिर घर। अच्छा वो फ्रेंड आ गई आपकी, ऐसा कुछ है। चले, ये रूल नंबर 6 समझ में आया। रूल नंबर 7, देखो जैसा आप सभी जानते हैं कि अपना जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा है, जिसमें मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आता है प्रोनाउन एंड लास्ट ऑफ द सेंटेंस वहां क्या आता है अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ ना आपको कुछ चीज समझा रहा हूँ, उसे ध्यान रखना। एक वर्ड होता है वन, ये रूल नंबर 7 के लिए ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। एक वर्ड देखा होगा आपने, वन। ये ना वन का जो इस्तेमाल है वो दो तरीके से किया जाता है, एक तो एडजेक्टिव के तौर पर और एक है प्रोनाउन के तौर पर। एक एडजेक्टिव के तौर पर और एक प्रोनाउन के तौर पर। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपके किसकी तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ दिस, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे आप कहते हैं अपन डेमोन्स्ट्रेटिव। ये वर्ड को क्या कहते हैं अपन, डेमोन्स्ट्रेटिव। बस आराम से समझना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, बात समझ में। जो दिस है ना, वो खाली अकेला एक चीज मैं इसलिए समझा रहा हूँ, कुछ रीजन है इसका। क्या होता है, जो अपन ने कौन कौन सी चीजें पढ़ी है, एक पढ़ा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, एक अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा है, एक अपन ने मतलब पढ़ा है यानी इन द सेंस में लिखवाया है, एक मैंने इंटेरोगेटिव लिखवाया है, और एक आध और है अपना रिफ्लेक्सिव। नहीं, मैं बता रहा हूँ जिनके बारे में, तो दो तीन हैं, चार हैं वैसे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो अपना डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये ध्यान से सुनना। ये दोनों तरीके से काम करता है, ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं और ये अपने प्रोनाउन भी बन जाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं आया समझ? ठीक। इसका मतलब यह है कि मैं इसको बड़े लेवल पे समझ, यानी पूरा डिटेल के साथ। एग्जैक्टली क्या होता है कि एक वर्ड है, दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पहले इसको देखो। ये अभी लिखना नहीं है आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा दिस इज योर बैग, और एक सेंटेंस में मैंने लिखा दिस बैग इज योर्स। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पर दिस के तुरंत बाद कौन आ रही है, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस दिस के तुरंत बाद क्या आ रहा है, अपना नाउन। अब सुनना, मैं जो समझा रहा हूँ, मेरा ये कहना था कि जो अपन ने प्रोनाउन पढ़े हैं ना अभी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो दिस वगैरह है ना, ये अपना डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो इतना ध्यान रखना, जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है या डिस्ट्रीब्यूटिव है या इंटेरोगेटिव है, तो ये शब्द ना दो तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? लेकिन होते दोनों तरीके से। तो ये दो एग्जाम्पल उनके जीते जागते उदाहरण। मैंने एक में ना आपको पता है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि किसमें प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया है और किसमें मैंने एडजेक्टिव के तौर पर, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैंने इनमें ना एक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया है और एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जो वो दिस वर्ड लगाया है, इसकी बात करो, ये जो दिस वर्ड है ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या एडजेक्टिव के तौर पर? समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखना, बहुत ही बेसिक सी चीज है। तो इतना ध्यान रखना कि कौन अपना प्रोनाउन होगा और कौन अपना एडजेक्टिव होगा, ये हम कैसे डिसाइड करें। यानी ऐसे वर्ड्स के लिए है जो दोनों तरीके से इस्तेमाल होते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी और प्रोनाउन के तौर पे भी,
तो हम कैसे पता करेंगे कि वो एडजेक्टिव है और हम कैसे पता करेंगे कि वो प्रोनाउन है। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अपना एडजेक्टिव होता है ना, जो अपना एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद ना हमेशा नाउन, हमेशा नाउन, ये चीज हमेशा ध्यान। अगर एडजेक्टिव को लगना है तो वो हमेशा नाउन के साथ ही आएगा। किसके साथ आएगा? नाउन के साथ। ये एडजेक्टिव का नियम है। वो क्या कहता है भाई, अगर मैं आऊंगा तो मेरे पीछे मुझे या मेरे साथ में मुझे कौन चाहिए? नाउन चाहिए। तो पीछे तरफ नाउन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने देखा होगा कि भाई तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो ये गर्ल क्या है भाई? नाउन है। और ये जो ब्यूटीफुल शब्द है वो कौन है? आपका एडजेक्टिव है। तो हमेशा ऐसा लिखा होता है या ऐसा लिखा होता है? गर्ल के पीछे ब्यूटीफुल लिखा होता है। हम ये बोलते हैं गर्ल ब्यूटीफुल बोलते हैं या ब्यूटीफुल गर्ल बोलते हैं? ब्यूटीफुल गर्ल बोलते हैं। दैट मीन कि क्या होता है, ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो विशेषता बता रहा है, और जो विशेषता बताते हैं उन्हें आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव है वो कहाँ आता है? हमेशा आगे आता है। अच्छा, अगर मान लीजिए ना मैंने खाली अगर ब्यूटीफुल लिख दिया, वो गलत है। मुझे ब्यूटीफुल के पीछे कोई ना कोई नाउन चाहिए, मुझे एडजेक्टिव के पीछे कोई ना कोई नाउन चाहिए ही चाहिए। अगर मैंने एडजेक्टिव लिखा और उसके पीछे नाउन नहीं आया तो वो गलत है। बात समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। और प्रोनाउन के साथ क्या होता है? तो मुझे ये बताओ कि प्रोनाउन जो अपना स्ट्रक्चर है, आ, ये हमेशा ध्यान रखना कि प्रोनाउन के बाद ना आपको कौन दिखाई देता है? तो प्रोनाउन के बाद हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगी उसमें आपको कौन दिखाई देगी? समझ में आया? अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। जो अब मैंने आपको ये बताया ना, जो दिस है, ये दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। क्या है? दिस, दैट, दीज एंड दोस। तो आप इन एक की बात करते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि जो दिस वर्ड है वो क्या है? अपना डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? डेमो बताते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। अब ये दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हमें हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या प्रोनाउन के तौर पर? ये मैंने आपको दोनों तरीके बताए। अगर दिस वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिख जाएगा तो वो दिस क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। और अगर वो दिस वर्ड के बाद अगर आपको नाउन दिख जाएगा तो वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। बात समझ में आई? अब इसमें अगर सेंटेंस में एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पर दिस लिखा हुआ है, दिस के बाद क्या दिख रहा है? आपका हेल्पिंग वर्ब दिख रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब बजाय, मेन वर्ब बजाय, कुछ भी आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसके बाद क्या आता है आपका? ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है? प्रोनाउन। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो दिस के बाद यहाँ जो है वो क्या है? अपना नाउन है। और जो नाउन है उसके पहले अगर ये आ रहा है तो फिर ये कौन कहलाएगा? इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? चल, इसको लिखना नहीं है, अगर लिखना है तो बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन अपन एक रूल कर लें। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी अब अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वन। अब ये वन जो है ना दो तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे दिस दो तरीके से इस्तेमाल हो रहा था ना, वैसे ही वन दो तरीके से इस्तेमाल होता है। और वो दो तरीके से कैसे इस्तेमाल होता है हमेशा ध्यान रखना। अगर आपकी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। और अगर नाउन आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो वन वर्ड जब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है ना तो इसका मतलब होता है एक। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा वन बॉय, तो वन बॉय मतलब एक लड़का। वन जो आ रहा है, बॉय क्या है? नाउन है। नाउन के पहले वन आ रहा है तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि वो एडजेक्टिव होता है। अब मैंने कहा कि अगर ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसके दो मतलब होते हैं। या तो होता है कोई भी, या किसी, या फिर हर किसी को, ये अर्थ होता है। तो अगर वन के बाद अगर मान लीजिए मैंने कहा वन, वन के बाद अगर मैंने कह दिया कि वन शुड, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? शुड क्या है? अपना मॉडल। और मॉडल और हेल्पिंग वर्ब ना दोनों एक ही जगह आते हैं। अगर किसी वर्ड के पीछे शुड, मस्ट, कैन, कुड वगैरह आ जाए, या फिर अगर इज, एम, आर वगैरह आ जाए तो समझ जाना वो हेल्पिंग वर्ब है। और अगर शुड, मस्ट, कैन वगैरह आ जाए तो समझ जाना कि वो क्या? अपना मॉडल्स हैं। और दोनों एक ही जगह आते हैं।
अगर ये दोनों उसके बाद दिख रहे हैं तो ये अपना जो वन है वो कौन है, अपना प्रोनाउन। बात समझ में आया। और अगर ये वन के बाद आपका क्या दिख रहा है, नाउन दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, अपना एडजेक्टिव। तो जब ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है तो इसका हिंदी क्या होता है, एक। और जब ये प्रोनाउन के तौर पर काम करता है तो इसका मतलब होता है कोई भी, किसी या हर किसी। अगर आपको मैं कहूँ 100 श्योरिटी, क्योंकि इसके दो तीन अर्थ हैं, ज्यादातर अगर आपको रिलेट करना है तो वही है, ये वाला अर्थ लिख लेना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं कुछ बता रहा हूँ वो नियम देखो। हमने स्ट्रक्चर क्या देखा है यहाँ पर, देखो ध्यान दो। अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, वन से, और वन के तुरंत बाद आपको क्या दिखेगा, ऑब्वियसली या तो हेल्पिंग वर्ब दिखेगी या फिर क्या दिखेगा आपको, मेन वर्ब दिखेगी। और इसी ही के बारे में रूल, किसके बारे में, अपना रूल जो है अपना वो क्या है, प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि हम टॉपिक कौन कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ध्यान रखना, अगर वन वर्ड आए और वन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, या फिर आपका कौन आ जाए, मॉडल्स। मॉडल्स जानते हैं आप क्या, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब। अगर ये चीजें आ जाएं तो समझ जाना कि ये पक्का कौन है, अपना प्रोनाउन। कौन है ये, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन वन के बारे में ऐसा कहना है कि यदि कभी ये सब्जेक्ट में आता है, किस में आता है, सब्जेक्ट में आता है, तो हमेशा ध्यान रखना इसकी यहां पर, यहां नहीं, यहां पर क्या आना चाहिए, वंस। कौन आना चाहिए, वंस। और ये जब जब अगर वन से सेंटेंस शुरू होगा ना, तो तब तब प्रोनाउन अगर आएगा, अगर आया तो वंस ही आएगा, नहीं तो नहीं। जैसे ही लगाते हैं तो हीज आता है, शी लगाते हैं तो हर आता है, इट लगाते हैं तो इट्स आता है। उसी तरह अगर मान लीजिए सेंटेंस में अगर वन से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो समझ जाएगा क्या लगाएंगे आप, वंस लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब मैंने ये सब चीजें क्यों बताई आपको कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि ये दो तरीके से, वन का कितने अर्थ होते हैं, दो अर्थ होते हैं ना। एक अर्थ होता है अपना एडजेक्टिव, यानी उसका अर्थ होता है एक, और एक प्रोनाउन के तौर पर कोई भी, किसी या हर किसी के सेंस में होता है। तो हमें पहले ये तो पता चले कि वो वन वर्ड है वो किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। अब मान लो मैंने यहाँ सेंटेंस ऐसा ना लिखकर मैंने ऐसे लिख दिया, वन बॉय शुड, तो आप कहोगे सर ये तो प्रोनाउन है। नहीं है ये प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब फिर क्या होगा, इसका मतलब होगा एक, क्योंकि एडजेक्टिव के तौर पर इसका अर्थ क्या होता है, एक। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है वन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मैंने ऐसा लिखा, यानी वन का मतलब क्या हो सकता है, मैंने आपको क्या कहा, ये वाला रूल लिया करो, सॉरी ये वाला अर्थ लिया करो, हर किसी। तो हर किसी को जो ट्रैफिक रूल है वो फॉलो करने चाहिए, जरूर फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पर वन के बाद क्या दिख रहा है, मॉडल दिख रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या मॉडल दिखता है तो हमेशा ध्यान रखना भैया ये जो वन है ना आपका कौन है, प्रोनाउन है। और अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसा कहा और ऐसे करने के बाद वन मस्ट ओबे देयर कंट्रीज रूल, हर किसी को उसके देश के नियम कानून को मानना चाहिए, मैंने ऐसा लिखा, हर किसी को उसके अपने देश के नियम कानून को मानना चाहिए। अब मेरी एक बात ध्यान सुनना, यहाँ वन से शुरू हो रहा है सेंटेंस, जब वन से शुरू हो रहा है तो ये प्रोनाउन की जगह देयर आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पर क्या हिज आएगा क्या, नहीं आएगा। हर आएगा क्या, नियम ये कहता है कि अगर वन से शुरू होता है तो कौन आना चाहिए भाई, आई बात समझ में, ऐसा नहीं आया, ठीक है। देखो मैं ये समझा रहा हूँ, अच्छा ये बात समझ में आई, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझ।
यहाँ वन आ रहा है, पहले तो ये बताओ वन का अर्थ एक होगा या फिर वन का अर्थ हर किसी को होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ये अपने एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी आप कैसे पता करेंगे कि एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? मस्ट मॉडल आए, अगर मॉडल आया तो जैसे ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन हो जाएगा, तो इसका अर्थ हम भाई हर किसी को जो है उसके राष्ट्र गान का जो है उसको क्या करना चाहिए भाई, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अब जब ये बोल रहा ना कि उसके राष्ट्रगान, जो उसका देश का जो राष्ट्रगान है, उसके देश के जो राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ वन आया है, तो हमने नियम क्या पढ़ा हुआ है, रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट में वन आता है और वो वन क्या है, प्रोनाउन है, तो हमेशा ध्यान रखना ये वाली जो जगह होती है ना, यहाँ वंस आना चाहिए। और इन लोगों ने क्या लगा दिया, हिज, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, ये क्या आया, अच्छा। चलिए, ये नहीं लिखना अभी ना, लिखना था क्या? लिख। हो गया। अच्छा वो ये भी कर रहे हैं ना आपको, ये भी लिखना है, इसको क्या बॉक्स बॉक्स में लिखना है, ऐसे कैसे करके लिखोगे, लिखना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एडजेक्टिव, या फिर ऐसा लिखेगा हाउ टू रिकॉग्नाइज एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। हिंदी में लिखना हो तो लिखना कैसे पता करें कौन शब्द एडजेक्टिव है और कौन सा शब्द प्रोनाउन। इंग्लिश में लिखना है तो लिखिए हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, हाउ टू रिकॉग्नाइज विच वन इज एडजेक्टिव और प्रोनाउन, हाउ टू रिकॉग्नाइज विच वन इज एडजेक्टिव और प्रोनाउन। अब ये फटाक से इस तरीके से लिख लो। बस स्पीड में लिखना है प्लीज, वेरी गुड।
चलिए नेक्स्ट लास्ट रूल, आई थिंक 8 नंबर है ना लास्ट रूल। हाँ, ये रूल में नहीं आएगा, ये अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट में आएगा, तो उसको ये ध्यान रखना है कि भाई अपन ने कॉन्सेप्ट करके लिख लिया। ठीक है, ये जो अपन ने डिफरेंशिएट करना सीखा ना कि कौन सा शब्द एडजेक्टिव और कौन सा प्रोनाउन कैसे पहचाने, तो ये आपको किसमें अलग से ही रहना, ये रूल में नहीं लिखना है। ठीक है, या तो आप बॉक्स बनाकर लिख लो या कुछ भी करो, लेकिन उसको अलग कर लेना। ठीक है, अब रूल नंबर अपना जो है वो 8 है, ये पर्सनल प्रोनाउन का लास्ट रूल है। देखो अगर आप देखोगे ना तो हमने एक केस पढ़ा है, केस में एक तरफ मैंने लिखवाया था सिंगुलर, आप लोगों को नहीं बनाना ये सब, और एक तरफ मैंने लिखवाया था प्लूरल। ये बात सही है ना? अगर आप देखेंगे आपके टेबल में आपको मिलेगा, और यहाँ पर हमने लिखा था पर्सन, और पर्सन कितने होते हैं भाई? 3, 1 2। यहाँ पर मैंने लिखवाया था आई वी, यहाँ मैंने लिखवाया था आपको यू, और यहाँ भी क्या लिखा है अपन ने? यू। यहाँ लिखा हुआ है अपन ने ही, यहाँ लिखा है अपन ने शी। ये आपके सब्जेक्टिव केस की टेबल में मिल जाएगा, इसलिए आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मुझे यहाँ समझाना जरूरी था इस वजह से। अब आपको करना क्या है, बस इतना ही है। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? ये और ये। सेकंड पर्सन कौन कौन है? ये और ये वाला थर्ड। इसका मतलब है कि ये जो दोनों है ये कौन से पर्सन है भाई? मेरे फर्स्ट पर्सन। और ये वाले जो है वो अपने सेकंड पर्सन, और ये वाले जो है वो अपने कौन से थर्ड पर्सन। क्लियर है? 3 पर्सन अलग हो गए, और सिंगुलर प्लूरल में देखेंगे तो ये अपने सिंगुलर हो गए और ये प्लूरल हो गए। डन। अब रूल क्या है, एक एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, उसे समझना। एक एग्जाम्पल ये कहता है, मान लीजिए कि मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैंने कहा यू आर स्टडी, ठीक है, यू आर स्टडिंग मैथ्स। मैंने कहा he manages the coaching class, he manages the coaching class। ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, यहाँ ये क्या लिखा है? सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट। डन। ये कौन से पर्सन का है? ये कौन से पर्सन है? ये कौन सा पर्सन है? सब में अलग अलग पर्सन, लेकिन खाली एक एक पर्सन। अब रूल क्या कहता है, इंग्लिश में ये कहा गया कि मान लीजिए कि सब में तो एक एक पर्सन हम लिखते ही हैं, या तो आप ऐसा, नहीं तो आप वी भी कर सकते थे, यहाँ पर वी भी कर सकते थे, कोई दिक्कत तो थी नहीं। यानी प्लूरल सिंगुलर से मतलब नहीं, मतलब यहाँ पर किससे रिलेटेड है? प्रोनाउन से रिलेटेड। अब ऐसा कोई सेंटेंस बनाते हैं जिसमें तीनों आए, ऐसा एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें क्या है? ये तीनों आए। अब तीनों कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक उदाहरण के तौर पर मैंने एक एग्जांपल लिया, और मैंने कहा, मैंने उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल लिया, और मैंने क्या कहा है इसमें? आई, यू एंड ही is and are teaching
स्टूडेंट्स, ठीक। और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक एग्जांपल। ये दोनों सेंटेंस पढ़ो, और इसमें अगर आपको कुछ देखने को मिले, ऑब्जर्व करने को, तो वो देखो। इसमें कौन सा पर्सन है? फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, इसमें भी क्या है? अच्छा, अभी इससे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ कितने थे? एक एक थे। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो एक ही में तीनों है, इसीलिए इस रूल का नाम है सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। हेडिंग डालना है इसकी, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन लिखो, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन किस आधार पर है, समझ में आया? सीक्वेंस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। अब देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो एक एक वाक्य में एक एक प्रोनाउन आते हैं, लेकिन एक ही वाक्य में तीनों प्रोनाउन या दो प्रोनाउन आ जाए तो फिर क्या करें? यानी एक से ज्यादा प्रोनाउन आए तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? क्या इसी में लिखेंगे ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी कोई कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ उसको ध्यान रखना। तो इस रूल का नाम जो है अपन ने क्या रखा है? सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट टाइप जो है वो ये है, सेकंड टाइप जो है वो ये। हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो कहीं आपको क्राइम दिखाई देता है, क्राइम वाला ये नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कहीं आपको एप्रिसिएशन नजर आता है, एप्रिसिएशन का मतलब कहीं अच्छे काम नजर आ रहे हैं, कहीं आपको हेल्प नजर आ रही है ना, या कहीं आपको पॉजिटिव सेंस नजर आ रहा है। कौन सा सेंस नजर आ रहा है? पॉजिटिव, यानी कोई गलत नहीं हुआ है, कुछ गलत काम नहीं है, बहुत अच्छे काम है या साधारण जो हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि कहीं क्राइम नजर आ रहा है, कहीं पनिशमेंट नजर आ रही है, पनिशमेंट, कहीं गिल्ट यानी अपराधी नजर आ रहा है, या फिर अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो पता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अब 2 मिनट रुक जाओ फिर लिखना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है? मान लीजिए अगर सेंटेंस में कोई अपराध है, कोई पनिशमेंट है, या कोई किसी को मार रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई भाग रहा है, कुछ ऐसे वाक्य में अगर दिख रहा है, यानी वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। और अगर वो नेगेटिव सेंस दे रहा है ना, तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो भाई उसका सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए? सेकेंड पर्सन, एंड उसके बाद आना चाहिए थर्ड पर्सन। ये इसका सीक्वेंस होना चाहिए। अगर ये की पॉइंट्स अगर हैं या ये फीचर्स अगर सेंटेंस में दिखते हैं आपको, यानी क्राइम, अपराध, कुछ भी नेगेटिव चीज दिखती है, तो हमेशा क्या करोगे आप लोग? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी सीक्वेंस पहला फर्स्ट आना चाहिए, फिर सेकंड आना चाहिए, फिर थर्ड आना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि की पॉइंट पर अगर ऐसा हो कि जिसमें पॉजिटिव चीजें हैं, कोई अपराध नहीं है, कोई अच्छे काम है, तो ऐसी स्थिति में ना पहला जो आता है वो कौन आता है? सेकेंड पर्सन, फिर आता है अपना कौन सा? थर्ड पर्सन, और उसके बाद में लास्ट में आता है फर्स्ट पर्सन। ये बात समझ में आई? तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो सही है या गलत है? जैसे मैं, तुम और वो, इज एम आर टीचिंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, यानी जो अपंग बच्चे हैं, जो एबनॉर्मल है, उनको हम पढ़ा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, अच्छा काम है, अप्रिशिएशन वाला काम है।
तो आपका जो सीक्वेंस है वो ये नहीं होना चाहिए था। सीक्वेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, पहले आएगा क्या यू, फिर आएगा क्या आपका ही, और उसके बाद आएगा आपका आई। अच्छा अब हम ऐसा सोचते हैं तो आई के हिसाब से हमारा क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, लेकिन गलत है। अब आप मुझे बताओ कोई भी कभी भी कोई भी नाउन अगर एंड से जुड़ता है ना तो वो प्लूरल काउंट होता है, कभी भी हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा राहुल और श्याम, तो राहुल ओ आर लिख रहा हूं और श्याम लिख रहा हूं, तो इसमें ऐड नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, ऑप्शन हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने एंड लिखा ना तो वो प्लूरल बन जाता है, और ओ आर और लिखता हूं तो सिंगुलर रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, लेकिन एंड में हमेशा क्या बनता है, प्लूरल। एंड में कैसे, जैसे मैंने कहा मैं और ये, तो हम दोनों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं या तो मैं या तो वो नहीं है, हम दोनों की बात हो रही कि ये काम हम दोनों को करना है, तो इनमें दोनों इन्वॉल्व हो गए, दोनों आ गए, दोनों आ गए तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। और जब प्लूरल बनता है तो भाई आई के हिसाब से एम तो आना नहीं है, क्योंकि एम इज अ सिंगुलर, सो एम नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, फिर कौन आएगा। और ये बड़ा अजीब लगेगा कि आई के साथ यहाँ पर आर आ रहा है। बात समझ में आ रही? अब यहाँ देखो ये सीक्वेंस है, ये क्या, आई यू एंड। अब देखो एंड से तीन चीज फिर जुड़ रही है ना, जुड़ रही है, तो ई के हिसाब से नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा। क्लियर है ये चीज? तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, आज के लिए केवल इतना है। आई एम गेटिंग लेट, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।